मैं डॉक्टर सतीश दुबे आज आपके साथ राजनीति विज्ञान के एक प्रकरण को लेके आया हूं कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में शक्ति सिद्धांत। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी दो को लेकर के मेरा ज़्यादा प्रयास है कि जो नए सेमेस्टर सिस्टम यहाँ लागू हुआ है, सेमेस्टर प्रणाली तो पूरे देश में लागू है, लेकिन हम मुख्यतः दो जगह की चर्चा करेंगे, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय। उसमें अभी बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर हमारे सामने आने वाला है। आपको सारे वीडियो समय से मिले, पॉइंट टू पॉइंट मिले, इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। यह देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों का जब तक सहमति और समर्थन नहीं होगा तब तक न राजनीतिक कार्य अच्छा होगा, न राजनीति पढ़ाना अच्छा होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हम जो वीडियो लेके आए वो आप तक पहुंचे, आपका समर्थन मिले, मेरा उत्साह बढ़े। फिर मैं आपके एक एक पॉइंट को लेके, जहां आपको दिक्कत होती है, हमें मैसेज करें। कोई नए टॉपिक कुछ और आपको आगे चल के मैं जो आप बताएंगे मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले आप इस सेकंड सेमेस्टर को समाप्त हो जाने दीजिए और आपका समर्थन मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तो आज मैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में शक्ति सिद्धांत की चर्चा करने आया हूं। शक्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत बहुत ही प्राचीन समय से है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि जब से राज्य अपने शुरुआती दौर में आया होगा तब से इस शक्ति का बड़ा ही महत्व है। पावर राज्य के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पहले भारतीय चिंतन की बात करें, प्राचीन भारतीय चिंतन की बात करें, तो प्राचीन भारतीय चिंतन में भी शक्ति का बड़ा महत्व रहा है। हम पाश्चात्य चिंतन की बात करें तो पाश्चात्य चिंतन में भी शक्ति का बड़ा महत्व रहा है। शक्ति से राज्य बना है, शक्ति के द्वारा राज्य बना है। राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है, सुप्रीम पावर से राज्य आया है। राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। आप देखें अगर तो प्राचीन में पहले पाश्चात्य देशों में स्पार्टा बड़ा ही शक्तिशाली देश हुआ करता था। उसने अपने ताकत के बल पे बहुत सारे अपने आसपास के राज्यों पर, इकाइयों पर, जिस पे आप उसमें जो भी शब्द इस्तेमाल हो, उन पे अपना अधिकार कर लिया था। एथेंस का भी बड़ा प्रभाव रहा। एथेंस ने भी अपने ताकत के बल पे बहुत सारे राज्य इकाइयों पर अपना अधिकार कर लिया था। भारत की हम बात करें तो भारत में प्राचीन समयों में अशोक का शासन
शक्ति के बल पे बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार, कई राज्यों पर अधिकार। सिकंदर ने अपने ताकत के बल पे, अरस्तु के शिष्य सिकंदर अपने ताकत के बल पे जीतते हुए बहुत बड़े क्षेत्र पर, दुनिया पर अपना अधिकार जमाया, और वही अधिकार जमाते और आगे बढ़ते भारत तक आए। सिकंदर के यहां से वापस लौटने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़ी विशाल साम्राज्य बनाई शक्ति के बल पे। हम अपने यहां भारतीय चिंतन में अपने धर्म ग्रंथों, रामायण, महाभारत इत्यादि के माध्यम से देखते हैं कि शक्ति के द्वारा कोई भी राजा किसी भी राज्य को अपने अधीन कर लिया, यानी पावर सेंटर में रहा। पावर, जिसका पावर उसका राज्य, जिसका पावर वो राजा। पावर से डिसाइड होता था कि राज्य किसका होगा, राजा कौन होगा। पावर। तो ये पूरी दुनिया के स्तर पे हम देखें तो पावर बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है राज्य की उत्पत्ति को लेके, साम्राज्य स्थापना को लेके, राजा को तय करने को लेके, शासन सत्ता को चलाने को लेके। तो पावर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा कि पावर से राज्य आया, शक्ति से राज्य आया, शक्ति से राज्य उत्पन्न हुआ। इस सिद्धांत के हम अगर समर्थन में देखें तो बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने समर्थन दिए हैं। वॉल्टेयर ने कहा कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। वॉल्टेयर ने कहा कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। हम देखें तो अराजकतावादी, जिसमें गांधी जी भी बहुत प्रमुख हैं, अराजकतावादी थोरो, रस्किन, गांधी, टॉलस्टॉय और बहुत सारे, बाकुनिन, प्रोधा, कृपोटकिन, अराजकतावादी यह मानते हैं कि राज्य एक शक्ति पर आधारित संस्था है, इस नाते इसे समाप्त होना चाहिए, इसका समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो राज्य एक शक्ति पर आधारित संस्था है, उसे समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा मानना है अराजकतावादियों का। इसमें गांधी जी भी प्रमुख हैं। बस थोड़ा बहुत कहने के व्यवस्था में अंतर है। गांधी जी कहते हैं कि बहुत न्यूनतम कर दिया जाना चाहिए, बहुत न्यूनतम, और बहुत सारे अराजकतावादी कहते हैं कि एकदम समाप्त कर देना चाहिए। अर्थात अराजकतावादी राज्य को समाप्त इस नाते करना चाहते हैं कि वो शक्ति पर आधारित है। व्यक्तिवादी राज्य को शक्ति पर आधारित संस्था मानते हैं, इस नाते उसे आवश्यक बुराई कहते हैं। आवश्यक बुराई आवश्यक है क्योंकि उसके बिना व्यवस्था चल नहीं पाएगी, और बुराई इस नाते है कि वो शक्ति पर आधारित है। तो व्यक्तिवादी भी राज्य को शक्ति पर आधारित मानते हैं। साम्यवादी, मार्क्सवादी राज्य को शोषण का एक मशीन मानते हैं, जिसकी चर्चा मैं विस्तार से करूंगा। लेनिन ने कहा कि राज्य पूंजीपतियों के हाथ का एक साधन है। लेनिन ने कहा 1917 के रूसी नायक ने कहा कि राज्य पूंजीपतियों के हाथ का एक साधन है जो बहुसंख्यक पर अत्याचार करता है, बहुसंख्यक पर शोषण करता है। तो मार्क्सवादी भी यह मानते हैं कि राज्य एक शोषण के लिए आया है, शक्ति पे आधारित है, शक्ति पे आधारित है, इस नाते इसे समाप्त होना चाहिए। एक बहुत बड़ी धारा है आदर्शवाद की। आदर्शवादी भी यह मानते हैं कि राज्य शक्ति पे आधारित है। उग्र राष्ट्रवाद
ताकत और सैन्यवाद, सेना की ताकत, ये दो प्रमुख तत्व हैं राज्य के। और ठीक है, ये अच्छा है, आदर्शवादी मानते हैं कि अच्छा है। शक्तिशाली निर्बल पर शासन करें, ये अच्छा है, ठीक है, प्रकृति के अनुसार है, शाश्वत सत्य है, बढ़िया है, होना चाहिए। तो आदर्शवादी मानते हैं कि ताकतवर कमजोर पर शासन करे, यह सत्य है, ठीक है, प्रकृति के अनुसार है, ऐसा होना चाहिए। अर्थात आदर्शवादियों का भी यह मानना है कि राज्य का जो मूल तत्व है वो शक्ति है। राज्य का मूल तत्व शक्ति है। आधुनिक समय में बहुत सारे चिंतक इस बात को मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है। राज्य सुप्रीम पावर का परिणाम है। राज्य सर्वोच्च शक्ति का परिणाम है। एक विद्वान है ओपेनहीम ने कहा है कि राज्य एक वर्गीय संगठन है। राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्धों से हुआ है। राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्धों से हुआ है। तो पहले भी और आज भी, प्राचीन भारतीय चिंतन हो चाहे पाश्चात्य चिंतन हो, पाश्चात्य चिंतन में आप देखें तो सोफिस्ट ने भी यह माना। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि एक सोफिस्ट है थ्रेसीमेकस। प्लेटो के रिपब्लिक का एक पात्र है थ्रेसीमेकस, जो कहता है शक्ति ही न्याय है, शक्ति ही न्याय है, न्याय शक्तिशाली का हित है, न्याय शक्तिशाली का हित है। और प्राचीन यूनानी क्षेत्र हो, पाश्चात्य क्षेत्र हो, भारतीय परिवेश हो, सभी जगह शक्ति के बल पर राजाओं ने अपने राज्य को स्थापित किया, बढ़ाया, विस्तार दिया। जिसकी शक्ति उसका राज्य। तो इससे क्लियर हो गया कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। ऐसा मानना है राजनीतिक चिंतकों का कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। अब इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता कि राज्य मानव निर्मित नहीं है, ईश्वर निर्मित नहीं है। राज्य ईश्वर निर्मित नहीं है। राज्य को गॉड ने, ईश्वर ने नहीं बनाया है। राज्य मानव निर्मित है। राज्य मानव निर्मित है, एक विशेषता। दूसरी कि राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है। जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो ज्यादा शक्ति लिया रहेगा, वो राज्य को संचालित करेगा, राज्य प्राप्त करेगा। तो राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है। राज्य इस नाते अपने अस्तित्व में है कि वो सभी लोगों से सर्वोच्च है, शक्तिशाली है। तो तीसरी विशेषता हुई कि राज्य उच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है। अपने अंतर्गत इसे सभी व्यक्तियों में, समुदायों में सर्वोच्च शक्ति है। इस नाते राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। अगली विशेषता है कि शक्ति के बिना आज भी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि शक्ति न हो तो राज्य का आज भी कोई औचित्य नहीं है, कोई वजूद नहीं है। और इस सिद्धांत को अगर हम व्यवहार में देखें तो बड़ी महाशक्तियां, हम दो की विशेष चर्चा करेंगे, अमेरिका और रूस की। दूसरे विश्व युद्ध के पहले तो आपने देखा किस तरह से साम्राज्यवाद बढ़ा, उपनिवेशवाद बढ़ा, क्या क्या बढ़ा, कैसे कैसे ताकत के बल पे लोगों ने कब्जा किया। लेकिन हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है और यह माना गया कि अब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचना है, और कोई अगर विवाद होता है, कोई अगर समस्या आती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से निपटाया जाएगा। और लगभग दुनिया के सभी देश, प्रमुख देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही एक सफल संस्था है कि उसने कम से कम तीसरे विश्व युद्ध को रोका हुआ है। ऐसे में दो बड़ी महाशक्तियां, अमेरिका और रूस, दुनिया के देशों पर अपने ताकत के बल पे अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करती हैं और कर रही हैं। अमेरिका ने पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर के नीचे इराक पे हमला किया, कुवैत को आजाद कराने के बहाना था। चलिए ठीक है,
कुवैत को इराक ने कब्जा कर लिया था, आप संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन लेके आपके साथ बहुत सारे देश समर्थन में आए, आपने हमला किया। उसमें हम लोग नया नया ग्रेजुएशन के लिए गोरख यूनिवर्सिटी आए हुए थे, बहुत रुचि थी, रोज पेपरों को पढ़ते थे, फारस की खाड़ी में घमासान की तैयारी वगैरह वगैरह। लेकिन जब बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना समर्थन के अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ इराक पे हमला किया, वहां की चल रही सरकार को तहस नहस किया, तत्कालीन वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को बंदी बनाया, ये बहाना करके कि यहां जैविक हथियार है, यहां परमाणु हथियार है वगैरह वगैरह, जो बाद के जांच में कुछ नहीं मिला। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, वो शासक अच्छा था बुरा था जैसा था, वहां की सरकार जानती, वहां की कोर्ट कचहरी जानती, वहां की न्यायपालिका जानती, वहां की जनता जानती। आप कौन हुए बीच में बिना संयुक्त राष्ट्र संघ के भी आ गए, सरकार को हटाया आपने, देश को तहस नहस किया आपने, बाद में उन्हें पकड़ के फांसी पर चढ़ाया आपने या उसमें चढ़ाने में सहयोग किया और दुनिया कुछ खास आपके विरुद्ध में नहीं कर पाई, क्योंकि आप बहुत ताकतवर हैं। दुनिया को आपसे डर है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कोई बचेगा नहीं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि बड़ी अच्छी उपलब्धि होगी तीसरे विश्व युद्ध की, कि कोई बचेगा नहीं। हम लोग बचपन में एक अपने गांव में रामलीला कराते थे, तो मैं उसमें बहुत सारा संवाद लिखता था। तो लक्ष्मण जी का एक प्रसंग है कि वो धनुष तोड़ने के समय कि पूरी धनुष क्या मैं पूरी दुनिया को तहस नहस कर डालूं। तो बाद के लोग कहते थे ऐसे ही है, कुछ है नहीं। लेकिन आज इस परमाणु युग में तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया को कई बार ध्वंस किया जा सकता है, कई बार। हम तो समझते हैं इतना परमाणु बम बन गया, इतना बम बन गए हैं कि सैकड़ों सैकड़ों बाद यह धरती पूरी समाप्त हो जाएगी, पूरी। अब क्या रहेगा, जल रहेगा, क्या रहेगा, एक कैमरा वैमरा तो रहेगा नहीं कि हम आपको बताएंगे। पूर्वानुमान जान लीजिए। तो कोई महाशक्ति अमेरिका के सामने नहीं आई रोकने के लिए। ताकत के बल पे अमेरिका ने इराक की सरकार को ध्वस्त कर दिया। नेपाल में इतने दिन तक माओवादी आंदोलन रहा, ताकत के बल पे माओवादियों ने सरकार को पलटा और सब क्या क्या किया, आपसे वाकिफ हैं आप। सरकार के पास ताकत ही नहीं थी। हम लोग नेपाल जाते थे, सुनते थे कि गांव से पुलिस और उनके सुरक्षा के लोग भाग के शहरों में चले जाते हैं। अगर वहां की सरकार के पास भी ताकत रही होती तो वो आते, लेकिन संवैधानिक मार्ग से आते। ठीक है, आप आइए, आपको सत्ता चाहिए, सत्ता में परिवर्तन करना है, संविधान के माध्यम से आइए। मैं भारत की चर्चा कर लूं। हमारी ताकत कमजोर हुई कि 62 के युद्ध में चीन ने हमारी बहुत सारी, उस समय लगभग 30,000 वर्ग मील, आज के समय में तो लगभग 50,000 वर्ग मील चीन ने कब्जा कर लिया, धीरे धीरे कब्जा किया। बधाई के पात्र है सरकार जो वर्तमान में केंद्र की है कि जिसने उस कदम को रोक दिया। जब से वो सत्ता में आई उस कदम को रोक दिया, और इसी नाते चीन में बौखलाहट है, क्योंकि भारत के पास अब ताकत आ गई है। भारत उस ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। कभी ताकत पहले भी रही होगी, हमें नहीं कहते कि ताकत नहीं आई है, लेकिन हमारे नेतृत्व प्रदर्शन करने से डर रहे थे। हमारा नेतृत्व युद्ध से डर रहा था कहीं न कहीं, और आज हमारा नेतृत्व युद्ध के लिए एकदम तैयार है। हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि भाई हम तो फायरिंग नहीं करेंगे, लेकिन फायरिंग आया तो गोलियां नहीं गिनेंगे जवाबी। तो ताकत, शक्ति आज भी राज्य के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो इस सिद्धांत की एक बड़ी विशेषता है कि आज भी राज्य अपने अस्तित्व में इस नाते हैं कि ताकत है। अच्छा चलिए, राज्य की आंतरिक बात करूंगा आपसे। आंतरिक भी राज्य के नियम कानून बहुत सारे देशों में नैतिकता के नाते, जनता चेतना के नाते, विचारधारा के नाते, शिक्षा के नाते पालन करती होगी। लेकिन वास्तव में जनता भी कानूनों का पालन के पीछे सरकार की एक बहुत बड़ी शक्ति भी कार्य करता है, भय से भी काम करता है। ये ठीक है कि भय के आधार पर बहुत दिन तक जनता को दबाया नहीं जा सकता, जनता से बहुत दिनों तक कानून का पालन कराया नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव तो पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। फिर हम इसकी कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज इतना जान लीजिए कि शक्ति से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह इस सिद्धांत का मानना है।
इस तरह से चाहे अराजकतावादी हों, उन्होंने भी माना कि राज्य शक्ति से उसकी उत्पत्ति हुई है, वो शक्ति का केंद्र है। व्यक्तिवादी भी मानते हैं कि राज्य शक्ति का संस्था है, शक्ति का केंद्र है। आदर्शवादी भी मानते हैं, मार्क्सवादी भी मानते हैं, साम्यवादी भी मानते हैं। तो राज्य शक्ति के नाते राज्य आया है, और आज भी राज्य अगर अपने अस्तित्व में है तो वो शक्ति के नाते है। आज आप देख लें, उत्तर कोरिया का शासक जब अमेरिका की तरफ नजरें उठाकर देखता है तो अमेरिका जैसे महाशक्ति का भी पसीना आने लगता है। क्यों? क्योंकि ये मिसाइल, वो मिसाइल, ये परमाणु बम रोज चेक कर रहा अपना ताकत के बल पे। अब इस सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं हैं। बहुत सारे राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि शक्ति राज्य को उत्पत्ति नहीं किया है। राज्य मानव चेतना का परिणाम है, चेतना से राज्य आया है। राजनीतिक चेतना, मानवीय चेतना ने राज्य को पैदा किया है, राज्य अस्तित्व में आया है, शक्ति नहीं। कुछ आलोचक कहते हैं कि अगर शक्ति राज्य का आधार होती तो शक्ति तो कभी रहती है, कभी नहीं, कभी कम, कभी ज्यादा, तो राज्य बहुत दिन तक नहीं रहा होता। राज्य एक बहुत लंबी यात्रा किया है, और ये लंबी यात्रा इस बात को सिद्ध करती है कि शक्ति के नाते राज्य नहीं है, बल्कि और तत्व हैं राज्य के साथ। कुछ आलोचक कहते हैं, जिसमें बहुत बड़ा नाम है टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। लोगों की इच्छा शक्ति के नाते राज्य है, शक्ति के नाते नहीं। कुछ आलोचक कहते हैं कि इस सिद्धांत से व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त होगी। जो नागरिकों की स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाएगी। राज्य सिर्फ युद्ध युद्ध युद्ध, शक्ति 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 को ही थोपेगा लोगों के ऊपर। ये जो लोकतंत्र है, जो समानता की बातें हैं, जो शिष्टाचार हैं, जो कानून का शासन है, जो नागरिकों के अधिकार हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे, और राज्य ताकत के बल पे शासन करेगा, अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए। कुछ विचारक कहते हैं कि इससे युद्ध का माहौल बनेगा, पूरी दुनिया में युद्ध का संघर्ष बढ़ेगा, हर राज्य शक्ति शक्ति और शक्ति को इकट्ठा करेगा, और जब शक्ति ज्यादा इकट्ठा होगा तो युद्ध होगा। इसी नाते मेरे जैसा व्यक्ति जब ज्यादा शक्ति इकट्ठा होने की बात हो जाती है हथियारों की, तो चिंतित होता है कि अब युद्ध के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। तो इस विचारधारा के जो विरोधी हैं, आलोचक हैं, वो कहते हैं कि शक्ति को आधार मान लेने से दुनिया में हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी, पूरी दुनिया पे युद्ध के बादल मंडराएंगे, और अगला युद्ध कैसा होगा मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। बचना ही नहीं है किसी को, वनस्पति और पशु पक्षी भी नहीं बचेंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि शक्ति को आधार बना लेने से पूरी दुनिया में संघर्ष का दौर शुरू होगा, पूरी दुनिया में संघर्ष का दौर शुरू होगा। यह ठीक नहीं होगा। कुछ आलोचक कहते हैं कि चलिए भाई, मान लेते हैं कि राज्य शक्ति के आधार पर है, राज्य के नियमों का पालन इस नाते होता है कि राज्य शक्तिशाली है, राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। लेकिन जो लोग राज्य में बड़े शक्तिशाली पदों पे हैं, सेना के प्रमुख हैं, बड़े बड़े सेनाओं के कमांडर इन चीफ हैं, वो राज्य की बात क्यों मानते हैं? उनको तो नहीं मानना चाहिए। वो इस नाते मानते हैं कि ये उचित है, सभी के हित में है, क्योंकि उनके पास तो खुद बहुत बड़ी शक्ति है। तो अगर शक्ति आधार होती तो वो बात नहीं मानते राज्य का। कुछ आलोचक कहते हैं कि बहुत सारे नागरिक राज्य का इस नाते पालन करते हैं जहां राज्य की शक्ति कार्य भी नहीं करती है, कोई नहीं देख रहा, वहां भी कानून का पालन हो रहा है, क्योंकि वो नैतिक स्तर पर स्वीकार करते हैं। उनको लगता है कि राज्य के आदेश मेरे हित में है, मेरे फायदे में है, समाज के कल्याण में है, राज्य के कल्याण में है, लोगों के कल्याण में है। इस नाते वो
राज्य के नियमों को, कानूनों को मानते हैं, शक्ति का कोई उससे लेना देना नहीं है, यह भी मानना है। कुछ आलोचक मानते हैं कि अगर शक्ति के नाते कानूनों का पालन होता तो जहां शक्ति दिखाई देता, जहां शक्ति का प्रभाव होता वही होता। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे समाज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नैतिकता से, अपनी चेतना से कानून का पालन करते हैं। ये बहुत सारी आलोचनाएं हैं। और अंत में महत्व, निष्कर्ष, अंत में हम देखें तो शक्ति राज्य का एक बहुत प्रमुख तत्व है। उसका समझ लीजिए सेंटर पॉइंट है, राज्य का एकदम केंद्र बिंदु है। शक्ति के बिना न तो राज्य अपने अस्तित्व में रह सकता है, न अपने राज्य की रक्षा सुरक्षा कर सकता है, न तो अपने नागरिकों के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से अपने शासन सत्ता का संचालन कर सकता है, न तो अपने देश का आर्थिक और अन्य विकास कर सकता है उसके अभाव में, बशर्ते वो सत्य औचित्यपूर्ण हो, औचित्यपूर्ण शक्ति हो, उसका प्रयोग जनता के हित के लिए हो, उसका प्रयोग राज्य के कल्याण के लिए हो, उसका प्रयोग राज्य के हित में हो, नागरिकों के हित में हो, और औचित्यपूर्ण रूप से, नैतिक रूप से शक्ति का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और इस सिद्धांत की महत्ता इसी में है कि शक्ति अति महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए आवश्यक है, बशर्ते उसका प्रयोग औचित्यपूर्ण हो, राज्य के हित में हो, राज्य के कल्याण में हो। ये इस सिद्धांत की महत्ता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। फिर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं विद्यार्थियों के लिए उनके सारे सेमेस्टर के प्रश्न उनके भाषा में, उनके शब्दों में लेके आऊं, और जो वो हमें भेजेंगे संदेश कि हमको ये सुनना है, जानना है, उस पे मैं आपको अपने ज्ञान, अपनी वीडियो आपको दे सकें।